हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SRBSC क्लासेस। मैं प्रियंका गोस्वामी हमारे अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो जैसा कि सिक्स सेमेस्टर के बच्चों आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, तो आप लोगों की तैयारी में SRBSC क्लासेस आपके पूरे सपोर्ट में खड़ा हुआ है। हम आ गए हैं अपने सिक्स सेमेस्टर के बच्चों के लिए यूनिट नंबर 5 लेके। यूनिट 5 में हमारे पास है बेटा ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। देखो बेटा, कंप्लीटली हम यहाँ पर ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड इसकी थ्योरी आप लोग अपने क्लासेस में, अपने ट्यूशंस में, जहां पे भी आपने लेक्चर लिए होंगे वहां पे आप पढ़ चुके होंगे। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। जी हाँ, यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतने सारे टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे MCQs, एज इन टॉप 50 MCQs वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। और जो वो MCQs रहने वाले हैं दैट आर गोना बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें इन MCQs से डायरेक्ट सवाल आएगा बेटा, डायरेक्ट सवाल आएगा। सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, वो या तो स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं या तो ऑप्शन बदल सकते हैं, ऑप्शन देने का तरीका बदल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट एक एक वही रहने वाला है जो मैं आज यहाँ पर क्लियर करूंगी। तो बेटा इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना। जैसा कि हम पिछले 4 वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वेश्चन वही होता है, केवल उनके पूछने का तरीका बदल जाता है, केवल उनकी स्टेटमेंट्स बदल जाती हैं। तुम्हें स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि किस स्टेटमेंट से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा। दैट इज इट। हम यहां पर स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 5, दैट इज ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। अब ऐसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आते जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले वीडियो पॉज करके आंसर्स पे टिक करते रहना है। जो भी तुम्हें आंसर लगे कि ये सही है, कमेंट में बताओ कि मैम ये सही आंसर है, ये सही आंसर है। जब आपका आंसर दे दो तब आप वीडियो को स्टार्ट करो दोबारा से और देखो कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं है। अगर आपका आंसर सही है बेटा तो तुम बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो, वेल एंड गुड। लेकिन बाय चांस तुम्हारा आंसर गलत होता है तो यू विल चेक कि भाई कहां पे गलती हो रही है। जहां भी गलती हो रही है वो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, यहां से समझना कि कहां पे गलती हो रही है। डन। तो सबसे पहले बेटा, अगर यहां तक वीडियो देख लिया और अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक करो। लाइक शेयर कमेंट सबसे पहले। यहां जितनी मैं मेहनत कर रही हूं ना, एटलीस्ट एक लाइक तो मेरी मेहनत का बनता ही बनता है। जितनी कंटिन्यूअसली मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूं, आपके लिए मेहनत कर रही हूं, एटलीस्ट आप लाइक करिए, कमेंट्स करके जाइए। कमेंट्स करके आप बस फैकल्टीज का मोटिवेशन बढ़ाओगे। और जितने बच्चे मेरे लिए कमेंट्स करते हैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट्स करते रहिए, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका भी बहुत ज्यादा मैं फायदा करवाऊंगी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी जिससे आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। सबसे पहली चीज है जो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। सबसे पहली बात, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। क्लेजन कंडेंसेशन बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती है और इस नेम रिएक्शन में तुम्हें लेना होता है जिंक अमलगम, यानी कि जिंक मर्क्यूरी लोगे, वो भी एसिडिक मीडियम में। किसके साथ मैम, हम लोग HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में लेंगे। तो क्लेजन कंडेंसेशन में बेटा हम लोग जिंक मर्क्यूरी और HCl का यूज करते हैं। तुमसे पूछा है कौन सी मैकेनिज्म पे काम करता है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे काम करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे करता है, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन पे करता है, या इलेक्ट्रोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन पे करता है। तो देखो बच्चा, जो तुम्हारे पास मैकेनिज्म है क्लेजन कंडेंसेशन की, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। क्या करेगा बेटा, आपका ये न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन करता है। सुनो मेरी बात, इन क्लेजन कंडेंसेशन द इनोलेट आयन अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल। ये देखो हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है बेटा वो रहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कैसा बिहेव करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना बेटा तो ये बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो जो तुम्हारा इनोलेट आयन बना, अब अगर मैं यहां पर बात कर दूंगी इनोलेट आयन की, तो जो इनोलेट आयन होता है बेटा वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दैट मींस न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। डन। और क्या बनाएगा मैम, एस्टर बनाएगा, बाय रिप्लेसिंग द लीविंग ग्रुप एंड फॉर्मिंग अ बीटा कीटो एस्टर। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा मैम आपका बीटा कीटो एस्टर। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ मैम, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। क्यों भाई, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक ने जाकर के वहां पर अटैक किया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। कोई भी बेटा ऑर्गेनिक
सिंथेसिस है उसमें अल्फा हाइड्रोजन का क्या रोल होता है, उससे पहले तुम्हें समझना है अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। सुनो मेरी बात, लेट अस सपोज बेटा ये कार्बोनिल है और यहाँ पर लगा है CH2, डन। अब कार्बोनिल से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे, सुनना ध्यान से, कार्बोनिल के डायरेक्टली अटैच कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान से सुनना, कार्बोनिल के डायरेक्टली अटैच कार्बन पे जो कार्बन होता है दैट इज अल्फा कार्बन, और उससे अटैच जो हाइड्रोजन होता है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। पूछा था हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जो है उसका रोल क्या होता है? क्या वो इनोलेट को स्टेबलाइज करने का काम करता है? क्या वो इनोलेट बनाता है? क्या वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है या पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? उसका रोल क्या है? तो बेटा ये जो है वो इनोलेट बनाने का काम करता है। किसका काम करेगा? जो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन से एक प्रोटॉन लीव कर जाएगा, जैसे ही प्रोटॉन लीव करेगा हमारे पास इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक, जो तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं और उनको इजिली रिमूव कर दिया जाता है। तो अगर हम इनको इजिली रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के बाद जो बनेगा स्पीशीज दैट वुड बी इनोलेट। तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है मैम? ये तुरंत ही इनोलेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये वाला जो प्रोटॉन है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो चुका है, एसिडिक प्रोटॉन बहुत जल्दी लीव कर जाएंगे। जैसे ही लीव करेंगे तुम्हें यहाँ पर COOCH2- ऐसा समथिंग कुछ मिलेगा जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि मैम हमें तो इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स ये एक इनोलेट बनाने का काम करेगा, है ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सुनो। Which reaction is associated with keto-enol tautomerism? कौन सी रिएक्शन कीटो-इनोल टाउटोमेरिज्म से जुड़ी होती है? वापस सुनो, कौन सी रिएक्शन कीटो-इनोल टाउटोमेरिज्म से जुड़ी होती है? एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एरोमेटिक। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बेटा आता है क्वेश्चन, बहुत बार। और ये जितनी रिएक्शन दे रखी है तुम्हें, एल्डोल हो गई, क्लेजन कंडेंसेशन हो गई, वोल्फ किश्नर भी तुम्हारे सिलेबस में होगी, ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कर रखना, जितनी भी तुम्हें नेम रिएक्शन है सब पढ़ के जाना। जितनी भी नेम रिएक्शन है सब पढ़ के जानी है, एक भी नेम रिएक्शन छोड़ना मत, क्योंकि तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे फर्स्ट पेपर में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है जिसमें सिर्फ रिएक्शन ही रिएक्शन भरी हुई है। जितनी रिएक्शन कर लो उतना कम है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर वुड बी एल्डोल कंडेंसेशन। देखो कीटो-इनोल टाउटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द कीटो एंड इनोल, जिसमें तुम्हारा जो कीटो है वो इनोल में कन्वर्जन हो जाता है, और कीटो का इनोल में कन्वर्जन होना ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो कीटो-इनोल टाउटोमेरिज्म को किसने इन्वॉल्व किया मैम? एल्डोल कंडेंसेशन ने। यानी ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल? स्टार्टिंग मटेरियल का मतलब होता है रिएक्टेंट। What is the reactant for the alkylation of diethyl malonate? अल्काइलेशन का मतलब होता है RX से या किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ में रिएक्शन करवा देना। यानी जब भी तुम डाइथाइल मैलोनेट का अल्काइलेशन करवाओगे उसमें रिएक्टेंट क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल एसीटेट, डाइइथाइल मैलोनेट या फिर एसीटोन। ये जिस भी बच्चे ने रिएक्शन पढ़ी होगी वो बच्चा देखते ही सवाल को कर देगा। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बस आपको रिएक्शन पढ़ी हुई होनी चाहिए। जिस भी बच्चे ने रिएक्शन पढ़ी है वो तुरंत सवाल का जवाब देगा। सी, डाइइथाइल मैलोनेट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अल्काइलेशन वेयर एन इनोलेट आयन is formed which then reacts with an alkyl halide। सबसे पहले क्या होता है मैम? जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो होगा डाइइथाइल मैलोनेट। जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो होगा मैम डाइइथाइल मैलोनेट। डाइइथाइल मैलोनेट जो हमें मिलेगा उसका अल्काइलेशन रिलेशन हम करवा देंगे, फिर हमें उसके बाद जो मिलेगा दैट वुड बी मैम इनोलेट आयन। बाद में इनोलेट आयन मिलेगा, पहले क्या मिलेगा मैम? पहले मिलेगा डाइइथाइल मैलोनेट। इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। एसीटोन तो बेटा बनता ही नहीं है यहाँ पर, इथाइल एसीटेट नहीं, इथाइल अल्कोहल बिल्कुल नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा आपके पास डाइइथाइल मैलोनेट। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फिर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस? पूरी ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। बेटा प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन तक अगर तुम पहुंच गए हो ना तो तुमने अपनी पूरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कवर कर लिया, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का वन ऑफ द बेस्ट
एडवांस्ड टॉपिक है। हम जब हाईली एडवांस्ड चीजें पढ़ते हैं बेटा, तब आपके पास आता है प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, और जिस बच्चे ने यहाँ पर कर लिया है वो बच्चा सीरियसली ऑर्गेनिक को ढंग से पढ़ रहा है। नहीं तो ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे इनको रटते आते हैं। रटना नहीं है बेटा, ये पूरा चैप्टर है एक, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक का। तो सुनो, पूछा है इनमें से कौन एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप के जैसा बिहेव करता है? क्या 1,3 डाइथाइंस, मीथेनॉल, इथेनॉल या फिर सोडियम क्लोराइड? इनमें से कौन प्रोटेक्टिंग ग्रुप के जैसा बिहेव करते हैं? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रोटेक्टिंग और डी प्रोटेक्टिंग जो भी ग्रुप्स होते हैं उनकी अपनी कॉपी में एक लिस्ट बना लेना, सवाल बन सकता है वहां से। हमारा जो सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिंग ग्रुप होगा दैट वुड बी 1,3 डाइथाइंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 1,3 डाइथाइंस। 1,3 डाइथाइंस बेटा जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स को। किससे मैम? अनवांटेड रिएक्शन से। देखो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, कोई भी यहां पर आकर अटैक कर सकता है, तो उस कोई भी अटैक ना कर पाए इसके लिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और प्रोटेक्ट करेंगे हम 1,3 डाइथाइन से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द अल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। अगर इथाइल एसीटोएसीटेट का तुम अल्काइलेशन करवा रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, डाइथाइल मैलोनेट या फिर एल्डोल प्रोडक्ट। तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे दैट वुड बी बीटा कीटो एस्टर। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था इस प्रकार का कि अगर तुम्हारे पास इथाइल एसीटोएसीटेट का तुमने अल्काइलेशन करवा दिया तो फॉर्मेशन होता है बीटा कीटो एस्टर का, एज एन इंटरमीडिएट ये बनता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बीटा कीटो एस्टर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं मिलता, मैलोनेट भी नहीं मिलता, एल्डोल प्रोडक्ट तो यहां मिलता ही नहीं है। जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी बीटा कीटो एस्टर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। बेटा अगर इथाइल एसीटोएसीटेट का हमें सिंथेसिस करना है तो इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। किसी भी बच्चे ने अगर ये रिएक्शंस पढ़ी होंगी तो वो बच्चा तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। क्या पूछा है? इथाइल एसीटोएसीटेट बनाना है, क्या यूज करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट, क्लेजन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन या फिर विटिग रिएक्शन? तुम्हारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी क्लेजन कंडेंसेशन। पहला सवाल ही यही था बेटा, पहला सवाल ही यही था जहां पर हमने क्लेजन कंडेंसेशन करवाया था। तो देखो द सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट इन्वॉल्व्स द क्लेजन कंडेंसेशन, जहां पर इनोलेट आयन जो था इथाइल एसीटेट का वो अटैक करता है दूसरे एस्टर पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर हमारे पास होगा क्लेजन कंडेंसेशन। करेक्ट आंसर क्या हुआ मैम? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अल्काइलेशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। हम इतनी देर से अल्काइलेशन बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में मैम ये बता दो अल्काइलेशन का पर्पस क्या है? भाई क्यों हम अल्काइलेशन करते हैं, ऐसा होता क्या है? देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। अल्काइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन अल्काइल ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल यूजुअली बाय रिएक्टिंग एन इनोलेट विद एन अल्काइल हैलाइड। मेजर पर्पस ये है ताकि आपका जो अल्काइल ग्रुप है यानी जो भी आर ग्रुप है उसको तुम अपने प्रोडक्ट में ला सको विद द प्रोसीजर ऑफ अल्काइलेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा टू फॉर्म इनोलेट, जी नहीं, टू इंट्रोड्यूस अल्काइल ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, हम अल्काइलेशन कराते ही इसलिए हैं ताकि अल्काइल ग्रुप आपके प्रोडक्ट में आ सके, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9th है, What type of reaction is keto-enol tautomerism? Keto-enol tautomerism किस प्रकार की रिएक्शन है जिसमें कीटो से इनोल में कन्वर्जन हो रहा होता है? एलिमिनेशन, कैसी बातें कर रही हो मैम? एलिमिनेशन तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं क्यों बताऊं अभी। आइसोमराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, बताओ भाई किस प्रकार की रिएक्शन है? तो ये जिस प्रकार की रिएक्शन है दैट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। क्यों भाई? क्योंकि यहां तुम्हारा जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म से तुरंत ही इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है विदाउट चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। विदाउट चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, यानी दिस इज नोन एज आइसोमराइजेशन। दिस इज नोन एज आइसोमराइजेशन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोलेट आयन। जो इनोलेट आयन बनते हैं, अब बेटा ये आयन होते हैं, ये इनके क्या कैरेक्टर्स हैं? दे आर स्टेबल इंटरमीडिएट। देखो बेटा जिस प्रकार से मछली जिस तालाब में रहती है उसमें मगरमच्छ नहीं रह सकते, सिमिलरली
स्टेबल और इंटरमीडिएट का कोई लेना देना नहीं है, इंटरमीडिएट कभी स्टेबल हो ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन आपका पहले ही फुर्सत में गलत कर दो। दे डू नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल, कैसे नहीं रिएक्ट करते भाई, बिल्कुल करते हैं, इन पे निगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल होंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल से ही तो रिएक्शन करेंगे ना, मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया। दे आर न्यूट्रल इन चार्ज, मैम कैसी बातें कर रही हो, इनोलेट आयन, यहाँ पर तो सीधा सीधा आयन लिखा है, तो मैम न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं यार। अपनी बेसिक नॉलेज यूज करके मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से हम एकदम करेक्ट आंसर पे पहुंच गए हैं। करेक्ट आंसर क्या है मैम, जो इनोलेट जो है हमारे हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर था। 11th है, इन द सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट, इथाइल एसीटोएसीटेट के सिंथेसिस में विच स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, कौन से स्टेप में इनोलेट होता है। देखो इनोलेट पे कितने सवाल बन रहे हैं, सबसे ज्यादा सवाल तुमसे वो इनोलेट पे पूछ रहा है, तो बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। कौन सा वो स्टेप होता है जहां पर इनोलेट बनता है, हाइड्रोलिसिस, डी प्रोटेक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, असाइलेशन ऑफ इनोल या फिर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट वुड बी डी प्रोटोनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। याद करो क्या बताया था अभी मैम, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो उस अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर देंगे तभी तो इनोलेट बनेगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जहां पे डी प्रोटोनेशन किया जाता है अल्फा हाइड्रोजन से, यानी कि वहां से एक प्रोटॉन रिमूव कर दिया जाता है, और जैसे जैसे मैम प्रोटॉन रिमूव हो रहा है हम कह देंगे कि हमारे पास इनोलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है, which of the following is a product of the Claisen condensation reaction। सेम क्वेश्चन बेटा, बस आपकी स्टेटमेंट अलग कर दी, सेम टू सेम क्वेश्चन जो हम पहले भी कर चुके हैं। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में कौन सा इनमें से एक प्रोडक्ट है, एल्डिहाइड, मैम कैसी बातें कर रही हो, बीटा कीटो एस्टर, एल्कोहल, असाइल हैलाइड। आंसर हमारे सामने है, तो जो आंसर है दैट इज बीटा कीटो एस्टर। कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पीछे मैं दो बार दो अलग अलग स्टेटमेंट के साथ सेम क्वेश्चन बता चुकी हूँ। एक बार तो ऐसी स्टेटमेंट में भी दे रखा था कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है मैम, इसका प्रोडक्ट होता है हमारे पास बीटा कीटो एस्टर। ओके जी, आ जाओ 13th पे, पूछ रहा है तुमसे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग द अल्काइलेशन ऑफ डाइइथाइल मैलोनेट। जब हम अल्काइलेशन करते हैं डाइइथाइल मैलोनेट का किस प्रकार की रिएक्शन होती है, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन होगी, बताओ भाई क्या होगी। मैम सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जब भी मैम हम अल्काइलेशन कराएंगे डाइइथाइल मैलोनेट का, इनोलेट आयन आपका न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा और कहां जाएगा मैम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो हमें करेक्ट आंसर क्या मिलेगा मैम, इनोलेट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास इस बार दैट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोस कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म। कौन से कंपाउंड कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म में जा सकते हैं, बताओ भाई। डाइइथाइल मैलोनेट, इथाइल एसीटोएसीटेट, बेंजीन या एसीटोन, वही जाएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। यू हैव टू चेक किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होगा that would be the correct answer। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका इथाइल एसीटोएसीटेट। 8 अंडरगोस कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म, जहां पर ये इंटर कन्वर्ट कर देगा कीटो और इनोल में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम, करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इथाइल एसीटोएसीटेट, है ना। चलो 15th देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ 1,3-डाइथाइन्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। भैया जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती है, हम जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहे हैं उसमें आपका 1,3-डाइथाइन्स का क्या रोल होता है। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, क्या ये प्रोटेक्ट करता है कार्बोनिल को, क्या ये स्टेबलाइज करता है फ्री रेडिकल को, या फिर ये इनिशिएट करता है पॉलीमराइजेशन। बताओ भाई क्या करता है ये, 1 मिनट के लिए इसको देखो और मुझे बताओ। मैम देखिए, दे प्रोटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप। अभी सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था जहां पर हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में देखा था, सेम वही चीज पूछी है, बस स्टेटमेंट अलग कर दी। तो क्या करता है 1,3-डाइथाइन्स मैम यूज करते हैं हम एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, किसमें मैम, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। क्यों भाई, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होगा मैम, दे प्रोटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप्स। 1,3-डाइथाइन्स जो होता है वो एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, लिख देती हूं मैं, 1,3-डाइथाइन्स तुम्हारे पास एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, जो किसको प्रोटेक्ट करता है मैम, ये कार्बोनिल ग्रुप को
काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने के काम आता है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। अगर हम इथाइल एसीटोएसीटेट के एल्काइलेशन करवाते हैं, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? बीटा कीटो एस्टर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, असाइल हैलाइड या फिर एल्डिहाइड। तो जो करेक्ट आंसर होगा बेटा दैट वुड बी द अल्काइलेशन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट टिपिकली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। याद करो, सेम यही ऑप्शन पीछे क्वेश्चन में भी था। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट वुड बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। याद रखना, जब भी तुम लोग एल्काइलेशन कराओगे इथाइल एसीटोएसीटेट का, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है दैट वुड बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन डाइइथाइल मैलोनेट एंड अल्काइल हैलाइड। तुम्हारे पास डाइइथाइल मैलोनेट है, देखो यू आर हैविंग डाइइथाइल मैलोनेट। अब अगर डाइइथाइल मैलोनेट की तुम रिएक्शन करवा रहे हो अल्काइल हैलाइड से, डाइइथाइल मैलोनेट की रिएक्शन अगर हमने अल्काइल हैलाइड के साथ करवाई, तो तुम्हें पता है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? द रिएक्शन बिटवीन डाइइथाइल मैलोनेट एंड अल्काइल हैलाइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एल्काइलेटेड मैलोनेट। मैलोनेट ही मिलेगा लेकिन अल्फा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, यानी जो करेक्ट प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है दैट वुड बी अल्फा एल्काइलेटेड मैलोनेट। क्या मिलेगा हमें मैम? हमें मिलेगा अल्फा एल्काइलेटेड मैलोनेट, ये हमें मिलेगा मैम एज अ मेजर प्रोडक्ट, अल्फा एल्काइलेटेड मैलोनेट। आ जाओ, विच रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्म बीटा कीटो एस्टर्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। वापस वही मैम, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बीटा कीटो एस्टर कब बनता है? कौन सी रिएक्शन से बनता है? एल्डोल, फ्रीडल क्राफ्ट, क्लेजन, कैनिजारो। आंसर बताने की भी जरूरत है? मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि आंसर बताने की भी जरूरत है। मैम क्लेजन कंडेंसेशन कराओ। जैसे ही आप क्लेजन कंडेंसेशन कराओगे क्या मिलेगा मैम? तुरंत ही हमें बीटा कीटो एस्टर मिल जाएगा। 19 पे आओ, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट इन द एल्काइलेशन ऑफ डाइइथाइल मैलोनेट। डाइइथाइल मैलोनेट के एल्काइलेशन के बाद व्हाट वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट? डाइइथाइल मैलोनेट का जब एल्काइलेशन करवाओगे, डाइइथाइल मैलोनेट का जब एल्काइलेशन कराओगे, तो जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो मिलेगा अल्फा एल्काइलेटेड मैलोनेट। अभी सेम क्वेश्चन किया, जस्ट अभी। करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर हमारे पास होगा अल्फा एल्काइलेटेड मैलोनेट। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन बेटा कई बार आ चुका है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। फिर आओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द इनोलेट आयन अ की इंटरमीडिएट। इनमें से कौन सी रिएक्शन में इनोलेट आयन बनता है एज एन इंटरमीडिएट? मुझे बताने की जरूरत लगी नहीं रही है मैम। देखिए, क्लेजन, एल्डोल, बोथ या फिर नन। सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये पूरा टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनने के 100% चांसेस है। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि जो तुम्हारा इंटरमीडिएट बनता है, कहां पे बनता है मैम? इनोलेट आयन एज अ इंटरमीडिएट क्लेजन में भी बनेगा, साथ ही साथ एल्डोल कंडेंसेशन में भी बनेगा। इन दोनों रिएक्शन में आपका जो इनोलेट आयन होगा वो एज एन इंटरमीडिएट बिहेव करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी, क्लेजन भी एल्डोल भी, बोथ ए एंड बी। चलो 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बीटा कीटो एस्टर। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है बीटा कीटो एस्टर का? सबसे फेमस क्वेश्चन है बेटा ये। इसका एग्जाम्पल है इथाइल एसीटो एसीटेट। जो तुम्हारा इथाइल एसीटो एसीटेट है, दिस इज नथिंग बट बीटा कीटो एस्टर। याद रखना, जहां जहां बीटा कीटो एस्टर एज अ मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वहां वो इथाइल एसीटो एसीटेट भी दे सकता है, बिकॉज दिस इज अ बीटा कीटो एस्टर। चलिए 22 है हमारे पास, विच रिएजेंट इज यूज्ड। यहां क्वेश्चन पूछ लिया रिएजेंट से, ध्यान रखना बेटा, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं। सुनो, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू जनरेट इनोलेट आयंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में वापस इनोलेट से सवाल है बेटा, मैं फिर बता दे रही हूं, सबसे ज्यादा सवाल जहां से वो पूछेगा दैट वुड बी इनोलेट। सबसे ज्यादा सवाल पूछेगा वो इनोलेट से। इनोलेट के बाद वो तुमसे कई सारी नेम रिएक्शन में कुछ भी सवाल वो पूछ सकता है, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। तो इनोलेट आयन बनाने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, एलडीए या फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो करेक्ट आंसर आने वाला है बेटा दैट इज गोना बी एलडीए। क्यों भाई? क्योंकि जो तुम्हारे पास एलडीए है वो हमारे पास एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है। एलडीए बेटा एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है एंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस।
इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी बहुत ही ज्यादा, बहुत हाई एफिनिटी होती है इनोलेट आयन को बनाने के। मैं लिख देती हूँ हाईली एफिनेटिव, लिख देती हूँ हाईली एफिनेटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, हाईली एफिनेटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। इनोलेट आयन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इसका यूज किया जाता है। दूसरी चीज, या तो आप एलडीए का भी यूज कर सकते हो, एलडीए की जगह पे आप लीका का भी यूज कर सकते हो, या फिर आप LHMDS का भी यूज कर सकते हो। कहीं पर भी ये सारी चीजें आए, समझ जाओ वो सब सेम है। ये सारे लिथियम के कंपोनेंट्स होते हैं और ये सब के सब स्ट्रॉन्ग नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी एफिनिटी इनोलेट बनाने की सबसे ज्यादा होती है। तो जो करेक्ट आंसर आपके पास आएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलडीए। एलडीए की फुल फॉर्म है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन? जब हमारी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन हम करने जा रहे होते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जब भी तुम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन करने जा रहे हो, वहां पे जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द इनोलेट आयन। कि भैया इनोलेट आयन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? याद करो यहाँ पर इनोलेट आयन बनता था, तो हमारा जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। एडिशन ऑफ एल्काइल हैलाइड गलत बात है। प्रोटोनेशन तो पहले हो ही नहीं सकता, पहले इनोलेट बन तो जाए फिर ही तो प्रोटोनेशन होगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल पहले ये भी नहीं है। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होगा बेटा दैट वुड बी फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोस कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिज्म? वापस वही, कौन सा कंपाउंड कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिज्म में जाएगा? मैम वही जाएगा जो कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिज्म शो करेगा। क्या एसीटोन होगा? मैम बिल्कुल नहीं। बेंजीन होगा? मैम बिल्कुल नहीं। मीथेनॉल होगा? मैम बिल्कुल ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा आपके पास इथाइल एसीटो एसीटेट। जो इथाइल एसीटो एसीटेट है वो बिल्कुल आपके पास कहाँ जाएगा मैम? कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिज्म में जाएगा और कीटो को इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन करके दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, Which reaction leads to the formation of beta keto ester? इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो बीटा कीटो एस्टर बनाती है? अब क्या ही बोलूं मैं, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, आपका बस स्टेटमेंट अलग है, ऑप्शन अलग है। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट यहां बिठा लिया उससे सवाल गलत हो ही नहीं सकता। कौन सी रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर बनाती है बताओ भाई? क्लेजन, एल्डोल, डील्स एल्डर या फ्रीडल क्राफ्ट? तो जो करेक्ट आंसर होगा बेटा दैट वुड बी क्लेजन। हमारा एल्डोल भी करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा क्लेजन कंडेंसेशन। ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। जो ये वाला है यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है मैम? बीटा कीटो एस्टर। डन, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एल्काइलेशन ऑफ एन इनोलेट आयन? अगर हमारे पास कोई इनोलेट आयन है और अगर इनोलेट आयन का तुम एल्काइलेशन कर रहे हो, यानी किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ में रिएक्शन कर रहे हो, तो क्या मिलेगा? एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। असाई मैम असाइलेटेड तो मिल ही नहीं सकता। हम अगर एल्काइलेशन कर रहे हैं तो असाइलेटेड प्रोडक्ट मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्या एल्डिहाइड मिलेगा? मैम चांस ही नहीं है। क्या बीटा कीटो एस्टर मिलेगा? हो सकता है। क्या एल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनेगा? हो सकता है। देखो सबसे करेक्ट कौन सा होगा? सबसे करेक्ट आंसर होगा एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। बीटा कीटो एस्टर क्यों नहीं बना मैम? बीटा कीटो एस्टर पहले कैसे बन जाएगा? कोई प्रॉपर रिएक्शन तो होनी चाहिए ना। हमसे सिर्फ इतना पूछा था कि अगर इनोलेट ने एल्काइल के साथ रिएक्शन किया तो ऑब्वियस सी बात है मैम अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? जो करेक्ट आंसर हमारे पास होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्काइलेटेड प्रोडक्ट हमें रिसीव होगा। क्या रिसीव होगा मैम? हमें अल्काइलेटेड प्रोडक्ट रिसीव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ 1,3-डाइथाइन्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस? बता चुकी हूं बेटा मैं, क्या होता है 1,3-डाइथाइन्स का? मैम जो हमारे पास 1,3-डाइथाइन्स होते हैं ना, वो एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम करते हैं। कैसे काम करते हैं मैम? दे वर्क एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। कैसे भैया? मैम प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम करते हैं क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं ना, इन कार्बोनिल ग्रुप्स के प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट? नहीं भाई। दे स्टेबलाइज इनोलेट? कैसी बातें कर रहे हो मैम? दे इनिशिएट पॉलीमराइजेशन? कहां से आ गया? नहीं भाई। दे प्रोटेक्ट एल्डिहाइड? ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या करते हैं मैम? ये एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दे प्रोटेक्ट एल्डिहाइड? नहीं,
जो आपका दे प्रोटेक्ट एल्डिहाइड है ये ज्यादा करेक्ट आंसर होगा, ये उतना करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं होने वाला है। ज्यादा करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, दे प्रोटेक्ट एल्डिहाइड, क्योंकि ये जो होते हैं बेटा ये कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। एंड ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा मैम, ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड के प्रोटेक्शन के लिए 1,3 डाइथाइंस का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो डी आपका जो होगा वो मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा। चलिए 28 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इन सभी में से विच बिहेव एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे इसका आंसर बताना चाहिए, बच्चों कमेंट में मुझे बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, मुझे सबकी कमेंट विजिबल होनी चाहिए, जितने बच्चे मुझे देख रहे हो सब कमेंट करोगे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैम सिंपल सी बात है, हमारे पास एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम किसका यूज करते हैं मैम, 1,3 डाइथाइंस का यूज करते हैं। तो ये कॉमनली क्या होते हैं मैम, प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, जैसा अभी हमने एल्डिहाइड वाला देखा था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है मैम, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, 1,3 डाइथाइंस। 29 पे आते हैं, विच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व्ड इन अल्काइलेशन रिएक्शन। जब हम अल्काइलेशन रिएक्शन करवा रहे होते हैं बेटा, यानी अल्काइल के साथ में ऐड करके, तो उसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, क्या फ्री रेडिकल बनता है, इनोलेट आयन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, या असाइल आयन बनता है। जरा सोचो इस बारे में, एक बार स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है मैम, इनोलेट आयन एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफिलिक इंटरमीडिएट। हमारे जो इंटरमीडिएट्स होंगे वो कौन होंगे मैम, इनोलेट आयन। याद करिए, पहले इनोलेट बनता था और जो इनोलेट बन जाता था बाद में अल्काइल ग्रुप वहां पर जाके रिएक्शन करता था, और इसको क्या बोलते थे मैम, इस रिएक्शन को हमने बेसिकली जो हमें इंटरमीडिएट बनेगा दैट वुड बी इनोलेट आयन। दैट मींस करेक्ट आंसर क्या होगा मैम, ऑप्शन बी, यानी इनोलेट आयन जो होगा वो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है जी, आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द अल्काइलेशन ऑफ 1,3 डाइथाइंस। अब अगर हम 1,3 डाइथाइंस का भी अल्काइलेशन कर दे, अगर हम 1,3 डाइथाइंस का भी अल्काइलेशन कर दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या अल्काइलेटेड डाइथाइन बनेगा, क्या असाइलेटेड। मैम असाइलेटेड तो आप पहले ही काट दो, हम अगर अल्काइलेशन कर रहे हैं तो असाइलेटेड तो बनेगा ही नहीं। क्या बीटा कीटो एस्टर बनेगा या फिर एल्डिहाइड बनेगा। देखो जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास दैट वुड बी अल्काइलेटेड डाइथाइन। सीधी सी बात है यार, तुम अगर 1,3 डाइथाइंस का अल्काइलेशन करने वाले हो, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी अल्काइलेटेड डाइथाइन, यानी मैम ऑप्शन ए जो होगा वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा। बीटा तो बनता ही नहीं है, एल्डिहाइड का तो सवाल ही नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मैम, करेक्ट आंसर हमारे पास देखो, द अल्काइलेशन ऑफ 1,3 डाइथाइंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइलेटेड डाइथाइन। जैसे हमने इसका अल्काइलेशन कराया हमें क्या मिला मैम, हमें अल्काइलेटेड डाइथाइन मिला, जिसको आगे की रिएक्शन में हम फर्दर यूज कर सकते हैं, है ना जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 कह रहा है आपके पास, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन एन इनोलेट अटैक्स बाय अल्काइल हैलाइड। अगर इनोलेट अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो फाइनल रिएक्शन क्या होगी। इनोलेट की रिएक्शन अगर अल्काइल हैलाइड के साथ करवाओगे तो व्हाट वुड बी द रिएक्शन। क्या वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, क्या वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्या एडिशन रिएक्शन है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। मैम देखिए हमारे पास ये जो रिएक्शन होगी, यहाँ पर एक इनोलेट आयन अटैक कर रहा है अल्काइल हैलाइड पे, ये है मान लो मैम अल्काइल हैलाइड, और जो अल्काइल हैलाइड होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। प्लस जो आपका इनोलेट आयन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जो तुम्हारे पास इनोलेट आयन है वो कैसा है मैम, वो एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। डन। तो ये कैसी रिएक्शन हुई मैम, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो कौन अटैक करने आ रहा है, अटैक करने आ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। जो अटैक करने आता है उसके नाम पे रिएक्शन होती है, यानी ये रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो दिखाती हूं मैं तुम्हें रिएक्शन होती कैसी है। तुम्हारे पास मान लो कोई इनोलेट आयन है, लेट अस सपोज R- एक इनोलेट आयन है। अगर ये किसी अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करे, अल्काइल हैलाइड के साथ में मान लो RX के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो देखो क्या होगा, RX अल्काइल हैलाइड ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, और ये वाला क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। अब न्यूक्लियोफिलिक जाकर के इस R पे अटैक करता है, क्योंकि अटैक न्यूक्लियोफिलिक ने किया है तो इस सब्स्टिट्यूशन को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। अब हुआ क्या मैम, इसने R पे अटैक किया, ये हैलोजन यहां से तुरंत निकल गया, यानी बना क्या मैम हमारे पास R, इसको मान लो R', ये हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट रिसीव हुआ। X जो है वो निकल गया, मतलब X की जगह कोई और आ गया।
किसी की जगह कोई और आ गया इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन किया किसने मैम? सब्स्टिट्यूशन किया न्यूक्लियोफाइल ने। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फाइन। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इनोलेट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इनमें से ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इनोलेट का क्या फीचर है? दे आर अनस्टेबल इंटरमीडिएट, दे आर हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, दे आर नॉट रिएक्टिव, या फिर दे आर स्टेबल अंडर न्यूट्रल कंडीशन। मैम न्यूट्रल और इनोलेट कोई मैच ही नहीं कर रहा है। दे आर नॉट रिएक्टिव, ऐसी तो बात ही नहीं हो सकती मैम, क्योंकि जो इनोलेट आयन होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो दे आर नॉट रिएक्टिव का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या बचा? सीधी सी बात है, करेक्ट ऑप्शन बचा मैम दे आर हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। यानी जब जब इनोलेट की बात करोगे तब तक तुम्हारे सामने ये बात क्लियर होनी चाहिए, ऑल द इनोलेट्स आर हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। 33 है बेटा, which of the following is used to protect the carbonyl group during organic synthesis। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के दौरान कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इनमें से किसका यूज करते हैं? 1,3 डाइथाइंस, एसीटोन, सोडियम क्लोराइड, मीथेनॉल। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मेरे बच्चे खुद बता देंगे। कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए 28 का, 28 क्वेश्चन का, 33 क्वेश्चन का। मैं कमेंट चेक करूंगी, नहीं आया तो फिर भैया तुम्हारी अगली वीडियो थोड़ी मुश्किल में पड़ सकती है, सोच लो। 33 का आंसर कमेंट में मुझे बताओ। मैम कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूं, 1,3 डाइथाइंस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्या करता है ये मैम? ये कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। 34th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का की फीचर क्या है? क्या ये बीटा कीटो एस्टर बनाता है? क्या ये रिएक्शन करता है दो कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में? क्या ये इनोलेट का अल्काइलेशन करता है या डीप्रोटोनेट करता है अल्फा हाइड्रोजन? याद रखना, तुम्हारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पढ़ना जरूर, स्किप मत करना। जब जब एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, रिएक्शन दो कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में होती है। एल्डोल कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन टू कार्बोनिल कंपाउंड्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्डोल प्रोडक्ट। समझ आया? तो हमारे पास क्या होगा मैम? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दो कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच रिएक्शन होती है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। 35th है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथाइल एसीटोएसीटेट एंड एन अल्काइल हैलाइड। अगर इथाइल एसीटोएसीटेट एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, अगर तुम्हारे इथाइल एसीटोएसीटेट अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा अल्फा एल्काइलेटेड बीटा कीटो एस्टर। ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये हमारे पास, जिसका फॉर्मेशन करेगा दैट वुड बी अल्फा एल्काइलेटेड बीटा कीटो एस्टर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, विच रिएक्शन इज यूज्ड टू जनरेट बीटा कीटो एस्टर। इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसका यूज करा जाता है बीटा कीटो एस्टर्स को जनरेट करने के लिए? क्या वो एल्डोल है? क्या वो क्लेजिन है? क्या वो कैनिजारो है? क्या वो फ्रीडल क्राफ्ट है? मैम इसका आंसर तो हमें याद हो गया है, क्लेजिन कंडेंसेशन। जब जब क्लेजिन कंडेंसेशन पढ़ोगे तब तब आपको रिसीव होगा मैम बीटा कीटो एस्टर। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोल रही हूँ, जितनी भी ये रिएक्शन है सब के सब तुमको करके जाना है, डोंट स्किप। कोई भी रिएक्शन बच्चे स्किप मत करना, सब करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन इनोलेट प्रीकर्सर। इनमें से कौन इनोलेट के प्रीकर्सर की तरह काम करता है? एल्कोहल, इस एस्टर, कीटोन, या फिर अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एन एस्टर। तो ध्यान से सुनना ये बात मेरी, आपका एल्कोहल बेसिक विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एक्ट्स एज एन इनोलेट प्रीकर्सर। इनोलेट प्रीकर्सर की तरह बिहेव करता है अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एन एस्टर। किसी भी एस्टर का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, यानी कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन, इट विल बिहेव एज अ प्रीकर्सर। सुनो, द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एन एस्टर इज डीप्रोटोनेटेड, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको तो डीप्रोटोनेट करते हैं, जैसे ही डीप्रोटोनेट करते हैं इनोलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, विच इज अ की इंटरमीडिएट इन मेनी रिएक्शन। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मैम? करेक्ट आंसर हमारे पास होगा अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एन एस्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन इनोलेट आयंस रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड। कितनी बार बता चुकी हूँ, इनोलेट आयंस, मान लो P माइनस, इनोलेट आयंस अगर अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो मैम ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा PR, ये हमारे पास कुछ कुछ मिलेगा, यानी कि क्या बनाता है? क्या ये अल्कोहल बनाएंगे? मैम कहाँ अल्कोहल बनेगा?
पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन तो होता ही नहीं है। क्या एल्डिहाइड बन रहा है? क्या ये एल्डिहाइड है? मैम कैसी बातें कर रही हो, हमें मिल रहा है अपना एल्काइलेटेड प्रोडक्ट, यानी जो एल्काइल आ गया था ये क्या था मैम, ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप था। और एल्काइल ग्रुप ने क्या बनाया मैम, यहाँ पे बनाया उसने एल्काइलेटेड प्रोडक्ट, यहाँ बनाया एल्काइलेटेड प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे आओ, विच रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप, बताओ भाई कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट हम जिस रिएक्शन में करते हैं वो रिएक्शन कौन सी है? असाइलेशन, अल्काइलेशन, 1,3 डायोन प्रोटेक्शन या फ्रीडरक्राफ्ट। मैम स्टेटमेंट कितना भी बदल दे, ऑप्शन कितना भी बदल दे, कॉन्सेप्ट दिमाग में है हमारे, उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा मैम 1,3 डाइथाइन प्रोटेक्शन। जैसे जैसे हम 1,3 डाइथाइन से प्रोटेक्शन कराएंगे हमारे कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 14th क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। भाई न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल जाकर के सब्सटीट्यूट कर दे, बताओ कौन सी रिएक्शन है वो? क्या एल्डोल कंडेंसेशन है? क्या अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट है? बेटा ध्यान से देखो ये रिएक्शन, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट। क्या होता है अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट में मैम? जब जब हमारे पास किसी भी इनोलेट का हम अल्काइलेशन कराते हैं, ये तुम्हारे पास इनोलेट है, किसी भी अल्काइल ग्रुप का कराओगे, रिएक्शन करने कौन आ रहा है मैम? रिएक्शन करने न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यानी कि दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा हमारे पास अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट। डन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म इनोलेट आयन। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है बच्चे जो तुम्हारा इनोलेट आयन बनाने का काम करेगा? क्या एसीटोन है? क्या इथेनॉल है? क्या मीथेनॉल है? या फिर बेंजीन है? बताओ भाई कौन सा ऐसा है मैम? जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी एसीटोन। एसीटोन क्या करेगा? विच हैज अल्फा हाइड्रोजन, इन सभी में एसीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, विच कैन फॉर्म इनोलेट आयंस अंडर बेसिक कंडीशन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैम एसीटोन। आगे आते हैं, 42 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज क्लेजन कंडेंसेशन। जो तुम्हारी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है वो किस प्रकार की रिएक्शन है? क्या वो एडिशन है? क्या सब्सटीट्यूशन है? क्या एलिमिनेशन है? या असाइलेशन? ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ बेटा, अभी करवाया था थोड़ी देर पहले। तो ये जो तुम्हारी रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन, इट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों भैया एलिमिनेशन? क्यों? क्योंकि मैम यहाँ इनोलेट आयन जो है वो अटैक करता है किसी भी एस्टर पे, और एस्टर पे अटैक करने के बाद में मैम रिजल्टिंग इन द एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल, जो एल्कोहल होता है वो वहां से एलिमिनेट हो जाता है। यानी कि ये किस प्रकार की रिएक्शन है मैम? ये हमारी एक प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 43 है बेटा, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट इन द एल्डोल कंडेंसेशन। जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुई उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? याद करिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन में दो अलग अलग कार्बोनिल ग्रुप एक साथ मिलकर रिएक्शन कराते हैं, फाइनली फिर होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद में पानी निकल जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या एल्डिहाइड होगा, बीटा कीटो एस्टर होगा, बीटा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा या असाइलेटेड एस्टर। तो जो करेक्ट आंसर होगा बेटा दैट वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इज बीटा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि तुम्हें डिहाइड्रेशन के यानी कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद मिलता है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम? करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। मैंने हिंट दिया था जब मैंने बोला था अलग अलग कार्बोनिल रिएक्शन करते हैं, that means beta beta unsaturated carbonyl compound। 44th है बच्चे, which of the following compounds can be alkylated through an enolate intermediate। इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका हम अल्काइलेशन कर सकते हैं? इथाइल एसीटोएसीटेट, बेंजीन, मीथेनॉल या सोडियम क्लोराइड। जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी, पढ़ा चुकी हूँ, ये भी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, इथाइल एसीटोएसीटेट। इट कैन अंडरगो एल्काइलेशन वाया इनोलेट इंटरमीडिएट, जहां पर तुम्हारा इनोलेट आयन है जो अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करेगा, अल्काइलेटेड प्रोडक्ट हमें फॉर्मेशन करके देगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेटा इथाइल एसीटोएसीटेट। ठीक है जी, फिर आगे आइए, 45th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इनोलेट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो इनोलेट आयन बना रहे हैं, इनोलेट आयन का सबसे पहला फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करना, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करना? मैम पॉसिबल ही नहीं है। देखो इनोलेट आयन इलेक्ट्रोफाइल तो मैम हो ही नहीं सकता। पॉलीमराइजेशन बिल्कुल गलत बात है।
कार्बोनिल आयन को स्टेबलाइज करना, मैम ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा ये एक एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना। याद करो, जब जब हमने देखा है इनोलेट आयन बनते हुए, सबसे पहले इनोलेट आयन ने एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। एल्काइलेशन में भी यही हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। 46 है बेटा, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। इनोलेट बनने में की स्टेप कौन सा होता है? सेम ऐसा क्वेश्चन करवा चुकी हूं, आंसर तुम लोगों से आना चाहिए। डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मैम बिल्कुल सही बात है। जितना आप डीप्रोटोनेशन करवाओगे अल्फा हाइड्रोजन का, उतना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है। जितनी जल्दी आप अल्फा हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेट कराओगे, यानी एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तुरंत आपका इनोलेट बन जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन पहला वाला ही ऑप्शन। मुझे चारों ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, 47 पे आओ। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1,3-डाइएन इंटरमीडिएट। जब हम 1,3-डाइएन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा अटैक करता है? क्या ये कार्बोनिल को प्रोटेक्ट करता है? क्या ये पॉलीमराइजेशन में जाता है, या फिर फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है? तो बेटा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दे प्रोटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप्स। नाइट्रस एसिड सबसे पहले अमाइंस के साथ में रिएक्शन करते हैं, जिससे डाइएजोनियम सॉल्ट्स बनते हैं। डाइएजोनियम सॉल्ट्स का मतलब हो गया N2+ Cl- टाइप्स, जिसमें से जो कि इंटरमीडिएट होते हैं कहाँ पे मैम? एरोमेटिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में। यानी करेक्ट ऑप्शन होगा कि दे प्रोटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप्स, जैसा कि मैं आपको इतनी देर से 10 बार बता चुकी होंगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन है बच्चे, Which reaction is involved in the alkylation of 1,3-dithianes? ये भी कितनी बार बता चुकी हूँ। जब 1,3-डाइथाइन्स का अल्काइलेशन कराते हैं तो क्या होता है मैम? जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल होता है सल्फर एटम, और ये अल्काइल हैलाइड यानी इलेक्ट्रोफाइल पे जो है वो रिएक्शन करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे आते हैं, 49th है, which type of reaction is involved in the formation of beta keto esters from इनोलेट आयन। अगर इनोलेट आयन से हम बीटा कीटो एस्टर बना रहे हैं, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी? बहुत बार करवा चुकी हूँ। न्यूक्लियोफिलिक असाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल। मैम करेक्ट आंसर होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। पहले भी क्वेश्चन ऐसा करवा चुके हैं, ऑप्शन भी आई थिंक यही थे। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। ये कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जितने भी क्वेश्चन है बेटा, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस जिस टॉपिक से स्टेटमेंट रिवर्स हो रही है, स्टेटमेंट वैसी वैसी आ रही है, बिल्कुल छोड़ के मत जाना। अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो तो सबके सब प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, तो व्हाट इज द रोल ऑफ इनोलेट आयन इन एल्डोल कंडेंसेशन। हमारा जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें इनोलेट आयन का रोल क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ इनोलेट आयन? सुनना ध्यान से। इनोलेट आयन प्लेज अ की रोल इन एल्डोल कंडेंसेशन बाय अटैकिंग अनदर कार्बोनिल कंपाउंड। जैसा कि मैंने बताया था, 2 कार्बोनिल होते हैं, तो एक वाला जो कार्बोनिल होता है उसका इनोलेट बना देते हैं। जैसे ही इनोलेट बन जाता है वो दूसरे कार्बोनिल पे रिएक्शन करता है और फिर आपका आगे का प्रोडक्ट बना के देता है। तो यानी कि ये करता क्या है मैम? जब भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में इनोलेट आयन बनता है, उसका सबसे पहला काम होता है दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करना बाय मेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी के गलत होंगे। एल्डोल कंडेंसेशन एंड all the name reactions are very important. You have to do it anyhow if you want to clear your examination with good marks. तो ये ध्यान से पढ़ लेना, important बहुत ही ज्यादा है ये। तो बेटा that is it for today's class. थैंक यू सो मच जितने भी बच्चे मेरे से अंत तक जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। और जो बच्चे अंत तक मेरे से जुड़े हैं, जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर फिनिश कर लिया है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट्स में बताइएगा कि मैम मैंने पूरा देखा, मैम मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगा, मैं कहाँ किस क्वेश्चन में फंसा, सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अगली और अच्छी वीडियोस लाने का मोटिवेशन आपके कमेंट्स मुझे देते हैं। जितना ज्यादा मुझे आपसे प्यार मिलेगा, यकीन मानिए उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूंगी, मुझे उतनी ही और मोटिवेशन मिलेगी। अपना प्यार बनाए रखिए, हम आपके लिए हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद SRBSE क्लासेस। मिलते हैं अगले यूनिट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।